स्टूडेंट, क्लास 8 हमारे एसएसटी में सिविक्स की बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है बच्चों, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में जानकारी ले रहे थे और हमने भारतीय संविधान के जो विभिन्न लक्षण थे उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था और 4 हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने उसके संघवाद के बारे में, सांसदीय शासन प्रणाली के बारे में और उसके बाद में शक्तियों के बंटवारे और लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था वो था मौलिक अधिकारों से संबंधित। आप सभी को समझ में आ गया होगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा गया है और ये संविधान जो है ये व्यक्ति के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। आज हम अधिकारों के साथ साथ हमने कर्तव्यों की भी बात की थी कि हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में कर्तव्यों को भी इसमें बताया गया है कि एक नागरिक होने के नाते लोगों के क्या कर्तव्य होते हैं। आज हम इसका अंतिम लक्षण जो है धर्मनिरपेक्षता, जिसके बारे में हमारे इसी पुस्तक में अगला एक पाठ भी दिया गया है, अध्याय, जिसमें हम बहुत विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे यहाँ यानी किसी भी देश के अंदर जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है, जैसे भारतीय राज्य है, इसके अंदर अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया गया, अर्थात यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। आपको मैंने पहले भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारा एक बताया गया था, मूल अधिकारों में बताया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। वे अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी इस धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई शोषण यानी दबाव नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय को आज हमने पूरा पढ़ लिया है और इसमें ये समझ चुके हैं कि किसी भी देश के अंदर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान जो होता है उस देश के आदर्शों को तय करता है, उसको निभाने उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक नागरिकों को अपने सपनों को रचने की, साकार करने के ये एक आधार होता है। जैसे कि फुटबॉल के नियम होते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भारतीय संविधान है इसमें भी जो देश की स्थिति थी जब 1948 में 49 में ये बनाया गया, तब की स्थिति और आज की स्थिति में बुनियादी रूप से बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो उस बुनियादी स्थिति के अंदर जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के वजह से ही हमारे भारतीय संविधान में भी आप भारी बदलाव देख रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी नेपाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि 1990 के अंदर वहाँ पर राजतंत्र था, राजा का शासन था। बाद में लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की मांग की। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो नए संविधान की भी आवश्यकता हुई और उन्होंने अपने नए संविधान को बनाया। ठीक है, ऊपर जितने भी भारतीय संविधान के आयामों का जिक्र यहाँ किया है वे बहुत काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं। आगे जो हमारे लेसन्स दिए गए हैं उनमें इनके बारे में और जानकारियाँ। यहाँ पर एक मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र के अंदर भारतीय संविधान की उन तस्वीरों का जो अंतिम सदस्य थे, आपको बताया था मैंने, प्रारूप समिति बनाई गई थी, 300 सदस्य थे। उनकी आखिरी बैठक का एक सीन दिया गया है जिसके अंदर सभी लोग संविधान की प्रति पर अपने हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चित्र में यहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे नीचे जयराम दास, दौलत राम खाद्य मंत्री जो थे, राजकुमारी अमृत कौर है स्वास्थ्य मंत्री थी, जान मथैया जो वित्त मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उपराष्ट्र प्रधानमंत्री थे और जगजीवन राम आदि खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्य रूप से अपने हस्ताक्षर से उस संविधान की स्वीकृति दे रहे हैं कि ये संविधान तैयार हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर बच्चों। प्रश्न जो यहाँ दिए गए हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कशन करते हैं। आपके अभ्यास का पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है पहला, संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर देश के नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत संविधान की इसी के लिए होती है। दूसरी जो आवश्यकता होती है, मैंने बताया था कि संविधान उन नियमों को सूत्रबद्ध करता है, बताता है और बताता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासक हैं, जिनको हमने हमारी सत्ता सौंपी है, वह कहीं अपने उस सत्ता और अधिकार का दुरुपयोग किसी पे ना कर सके। ये उन नियमों को भी बताता है ताकि उनके दुरुपयोग से, उनको सत्ता के दुरुपयोग से उन्हें बचाया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है संविधान की ज़रूरत का, यह भी निश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह संख्या में हो सकता है, धर्म जाति से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, तो कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे
कम ताकतवर समूह यानी अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम है, जैसे महिलाएं कम संख्या में होती है, गरीब आदमी कम संख्या में होते हैं, कोई धर्म के लोग जैसे मुसलमान है, ईसाई लोग हमारे कम होते हैं, तो इनको हमने अल्पसंख्यक या कम ताकतवर समूह कहा है। इन पर अपनी सत्ता का कोई भी अधिकार जमाने का प्रयास इनके द्वारा ना हो, इससे बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? संविधान की आवश्यकता होती है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न दिया है उसमें पूछा गया है कि जो नेपाल है उसमें नए संविधान की आवश्यकता क्यों है। आप सभी जानते हैं ना कि नेपाल का हमारे यहाँ एक पूरा दृश्य इस पाठ में दिया गया था, जिसमें बताया था कि 1990 के अंदर वहाँ पर राजा का शासन यानी कि राजतंत्र हुआ करता था। अब राजा अपने सत्ता का दुरुपयोग करता था, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वहाँ के नागरिकों ने जन आंदोलन किया और उन्होंने नए लोकतंत्र की स्थापना की मांग की। वे चाहते थे कि देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो और उन्होंने जन आंदोलन किया, जिसका प्रयास हुआ कि 2006 में उन्हें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अनुमति मिली और 2007 के अंदर पूरी तरह से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो मैंने कहा है ना, जब समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, तो उन्हें भी एक नए नियमों वाले संविधान की लोकतंत्र देश के अंदर एक नए संविधान की आवश्यकता हुई, जिसके अंदर उन नागरिकों की इच्छाओं और सपनों के अनुसार जो देश जिस तरह का वह देश चाहते थे उसकी रचना की ज़रूरत हुई, इसलिए उनको नए संविधान की आवश्यकता हुई। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर, जिसका उत्तर हम बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति। आप सभी को पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार के द्वारा अपने लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जो कि शासन व्यवस्था को चलाता है। तो जो आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी निर्वाचित प्रतिनिधि है, अगर उनकी शक्तियों पर अंकुश नहीं होता तो क्या होता? देखिए, अगर हमारे संविधान में अगर ये अंकुश नहीं लगाया होता तो सभी निर्वाचित प्रतिनिधि है ना, वो क्या करते? अपनी अपनी मनमानी करते, अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मॉनिटर बनाने पर उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपने साथी को ज़बरदस्ती फंसाया। ठीक है। दूसरा है अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती है। जैसे कि आपने क्लास का एक सीन देखा था कि लड़की और लड़के दोनों गेम खेलने की बात पे आए, तो लड़कियों की बात नहीं मानी गई क्योंकि वे संख्या में कम थी। तो अल्पसंख्यकों की क्या होती? लोग क्या करते? शक्तियों पर अंकुश नहीं होता तो क्या करते? अल्पसंख्यकों को दबाने का हर समय प्रयास किया जाता। तीसरा था कि वे जनता पर अपने निर्णय थोपते, जिससे प्रतिनिधियों के अधिकारों की स्वतंत्रता के उपयोग वह नहीं कर पाते। आपको मैंने बताया ना, हमारे मौलिक अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि वह अपने अधिकार का उपयोग कर सके। कोई भी व्यक्ति उनके अधिकारों के उपयोग की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। ये जनता पर अपने नियम, अपनी चीज़ें नहीं थोपते, बल्कि जनता को जो संविधान में लिखे हुए अधिकार हैं उनका वो पूरी तरह से पालना करते। तो इन सब के लिए ज़रूरत थी कि वह उनकी शक्तियों पर क्या लगाए? अंकुश लगाए, अदरवाइज़ क्या होता? ये सब चीज़ें होती। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पे, जिसको मैंने यहीं पर लिखने का प्रयास किया है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। इसमें लिखा हुआ है कि पूछा गया है कि अल्पसंख्यक निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन है ना, और इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचार का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? एक कारण आपको बताना, मैं बताती चली जाती हूँ, एक एक को पढ़ती हूँ मैं। एक स्कूल में 30 शिक्षक यानी 30 टीचर हैं, उसमें से 20 पुरुष हैं। 20 पुरुष हैं तो 10 महिलाएं होंगी, तो नेचुरली ये महिलाएं जो होंगी वो क्या होंगी? अल्पसंख्या में होंगी। अब क्या होता है, हमारे देश का जो संविधान बना है उसमें स्त्री हो पुरुष हो, जाति हो धर्म हो, सबके विचारों की समानता की बात की गई है। तो इन स्थिति में कि अल्पसंख्यकों का विचार भी पुरुषों के जैसे पुरुष ज़्यादा मात्रा में है, पुरुष टीचर ज़्यादा है, तो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके विचारों में समानता का होना ज़रूरी है। तो ये कहता है कि अल्पसंख्यक के विचारों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान इस बात को अलाउ ही नहीं करता कि एक संख्या में अधिक व्यक्ति दूसरे अल्पसंख्यकों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। तो हमारे यहाँ पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के समान विचारों की बात की गई है, इसलिए उनके विचारों का भी सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ विचारों की समानता दी गई है। दूसरा है, शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म के हैं, यानी बाकी हिंदू मुसलमान हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग हुए तो वो क्या हुआ? अल्पसंख्यक हुए। तो हमारे यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे सभी धर्मों को समानता के साथ माना गया। हर व्यक्ति को कोई भी धर्म चुनने की, उसका प्रचार प्रसार करने की क्या दी है। तो हमारे जो अल्पसंख्यक धर्म बौद्ध वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उन्हें भी अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है, कारखाने के भोजनालय में 80% शाकाहारी लोग हैं। शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, मांसाहारी कम है, तो मांसाहारी लोग क्या हो गए?
अल्पसंख्यक हो गया। लेकिन हमें तो पता है ना, हमारे यहाँ जो दी गई है एक विशेषता हमारे मूल अधिकारों में कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए किसी भी प्रकार की चीज़ को चुन सकता है। तो यहाँ पर मांसाहारी की इन विचारों का कि कोई भी कुछ खा सकता है, कोई भी कुछ पहन सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, अपने पसंद की चीज़ चुन सकता है। तो यहाँ पर मांसाहारी खाना खाना चाहते हैं तो वो अपना विचार चुन सकते हैं। फिर आता है चौथा, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी हैं जो पैसे वाले घर के यानी संपन्न परिवार के हैं। तो यानी 10 बच्चे बचे हुए कौन से हो गए? गरीब परिवार के। तो गरीब परिवार के बच्चे क्या हुए? अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन हमारे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के विचारों में क्या होते हैं? सभी के विचारों का सम्मान किया जाता है। इसके आधार पर किसी को अलग थलग नहीं किया जा सकता ये गरीब की औलाद है या ये अमीर की औलाद है। तो यहाँ पर विचारों की समानता अल्पसंख्यकों की भी होती है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया ये चारों। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे, जिसमें हमारा एक कॉलम बनाया है। भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची यहाँ पर दी गई है। दूसरे कॉलम में आयाम के सामने 2 वाक्य लिखिए। आपकी राय के अनुसार वह महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए हम यहीं पे बताते हैं। सबसे पहले संघवाद पे आते हैं। संघवाद है हमारे भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है। संघवाद हमारे 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें बनाई गई। स्थानीय सरकार है, राज्य में विधानसभाओं के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, तो तीनों सरकार अलग अलग होती हैं। सबसे पहला और ये महत्वपूर्ण क्योंकि तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं, सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य कर सकती है। ठीक है, दूसरा आता है शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान का दूसरा लक्षण, हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रकार की शक्तियों के अंदर हमारी जो देश की जो शक्तियाँ हैं अलग अलग अधिकार क्षेत्र में तीनों को बांटी गई है। और ये अपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से बचाने के लिए तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को वॉच करते हैं, बैलेंसिंग बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं ताकि कोई भी अलग से अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। फिर आते हैं मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं हमारे देश के संविधान के अंदर हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की है। सरकार राज्य की सत्ता को अपने मनमाने ढंग से उनका दुरुपयोग करने पे, निरंकुश प्रयोग करने से बचाने के लिए ये मौलिक अधिकार बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित सदस्य हैं किसी भी प्रकार से अपने मनमाने तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे, दूसरे व्यक्ति को दबाने का प्रयास नहीं करे, उन पे अपने नियम थोपने का प्रयास ना करे। चौथा है संसदीय शासन प्रणाली। एकदम सिंपल है, हमारे देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात हमारे देश के वह नागरिक जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का यानी वयस्क है, वे अपने वोट का या अधिकार का प्रयोग कर अपने लिए शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। अर्थात जनता द्वारा जनता का प्रतिनिधि ही देश का शासन करता है, ऐसी हमारी शासन पद्धति बनाई गई। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बच्चों आपको यहाँ बताए हैं। एक थोड़े से शब्दों का यहाँ पर एक और है जो मैं आपको शब्द संकलन के माध्यम से बता रही हूँ। मनमानापन क्या होता है? देखिए, मनमानापन उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फैसले या नापसंद के चलते लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से काम करना चाहता है, जहाँ नियम नहीं होते, उसी को हम कहते हैं कि वह मनमानापन कहलाता है। आदर्श क्या होते हैं? कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं, उन्हें आदर्श कहा जिसे सभी लोग अपनाने को तैयार होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिश का शासन था 19वीं सदी के अंदर, तो इस आंदोलन में हजारों महिलाओं और पुरुष ने ब्रिटिश शासन से उनसे मुक्त होने के लिए, दासता से मुक्त होने के लिए एकजुट हुआ था और उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके आधार स्वरूप हमें 1947 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसी को राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया है, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश के खिलाफ चलाया गया था। राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था का मतलब होता है ऐसे समाज से जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित होती है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? जैसे कि भारत की राज्य व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक है, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है, जहाँ पर प्रत्येक नागरिक का कंट्रीब्यूशन होता है। संप्रभु किसे कहा है? संप्रभु जनता को कहा गया है बेटा। और मानव व्यापार की बात करते हैं। मानव का व्यापार होता है जहाँ पर बात करते हैं हम महिलाओं बच्चों की, जैसे बाल श्रम कह लें, महिलाओं को पुरुषों को खरीदना और बेचना, जो कि हमारे मानव व्यापार के अंदर आता है, जिस पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। और निरंकुशता एक शब्द और आया है, इसका मतलब होता है अधिकारों के प्रयोग का या अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना, क्रूरता से प्रयोग करना ही क्या माना गया है? निरंकुशता मानी गई है। तो बच्चों, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी अपनी कॉपी के अंदर
मुझे लिखना है और दिखाना है और सभी को उसे लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।